प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और लास्ट हमने चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सूर्यताप के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा किस प्रकार से सूर्यताप प्रभावित होता है, ऊष्मा बजट को हमने पढ़ा था। और लास्ट हमने तापमान पर डिस्कशन किया, तापमान का वितरण किस प्रकार से रहता है उस पर हमारी चर्चा हुई। नेक्स्ट अब जो हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें किस प्रकार से पवनों का सर्कुलेशन होता है, वायुमंडल में वायुदाब किस प्रकार से होता है और वायुदाब की परिस्थितियाँ किस प्रकार से बनती हैं और फिर पवनें वहाँ पर संचालित होती है। साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे कि मौसम की जो प्रणालियाँ हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, किस प्रकार से बदलती है। तो इंग्लिश में हम इस चैप्टर को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ये एक सामान्य से नियम है, हम प्राय इसे जानते हैं कि वायु जब गर्म होती है तो फैलना प्रारंभ करती है और जब ठंडी होती है तो ये सिकुड़ना प्रारंभ करती है, या यूँ कहें भारी हो जाती है तो ये धरातल से संपर्क स्थापित करती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। तो जो वायुमंडल का दाब होता है उसके कारण इनमें भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वायु होती है वो वायु सदैव अधिक दाब से जो न्यून दाब का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में गतिमान होती है या प्रवाहित होती है। जहाँ आप देखेंगे एक ऐसी कंडीशन जहाँ हाई प्रेशर की कंडीशन है और जहाँ लो प्रेशर की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिमान होती है। ये एक सामान्य सा नियम है कि जहाँ हाई प्रेशर होगा और दूसरी तरफ जहाँ लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु गति करती है। क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्षैतिज गतिमान वायु होती है हम उसको पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। तो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये निर्धारित करता है कि वायु का ऊपर की ओर उठना, यानी कि कन्वेक्शन जो एक्टिविटी होती है वो होना, ऊपर की ओर सराउंड करना, और या फिर नीचे की ओर बैठना या नीचे की ओर उतरना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये सब वायुमंडलीय दाब पर निर्धारित होता है या उस पर डिपेंड करता है। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं। जो पवनें होती हैं, ये पवनें हमारी पृथ्वी पर तापमान किस प्रकार से होता है, आर्द्रता किस प्रकार से होती है, उसका पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जहाँ तापमान होता है, जहाँ तापमान अधिक कंडीशंस होती है, तापमान अधिक हो जाता है, इट्स मीन्स वहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि पवनें सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसका मतलब तापमान में परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार से आर्द्रता को भी हम नोट करें, जहाँ हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जहाँ हाई प्रेशर होगा तो पवनें लो प्रेशर की ओर चलती है। ये एक सामान्य सी बात होगी। अब देखें, यदि मान लेते हैं कि समुद्र पर हाई प्रेशर है, समुद्र पर हाई प्रेशर है और स्थल भाग पर लो प्रेशर है, स्थल भाग पे कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। तो मैंने अभी बताया कि हाई प्रेशर से पवनें कहाँ जाएगी? लो प्रेशर की ओर। तो समुद्रों पर हाई प्रेशर, स्थल पर लो प्रेशर, तो जो पवनें समुद्र से उठ रही है
और स्थल की ओर जाती है, इसका मतलब उनमें क्या होगी, उनमें आर्द्रता निहित होगी। तो यही तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण होता है। ऊपर उठी हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, यानी कि जो ऊपर उठती हुई वायु है उसका जो तापमान होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और कम होने के साथ ही उसमें बादल बनते हैं और फिर बाद में वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। इस अध्याय में आपको वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के क्या कारण हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधित बल क्या होता है, वायु विक्षोभ क्या है, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों का मिश्रण से मौसम से संबंधित विक्षोभ किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इन सभी का अध्ययन आप करने वाले हैं। तो आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायुदाब से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाते हैं वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई आती है। ये एक सामान्य सी बात है। इसलिए आप देखें जो भी पर्वतारोही होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं वो साथ में अपने सिलेंडर लेके जाते हैं। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो साथ में लेके जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से मिलती रहे। तो जैसे जैसे हम काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो धीरे धीरे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ वायु धीरे धीरे विरल होती जाती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, या यूँ कह लीजिए ये वायुमंडलीय दाब की परिभाषा है। देखिए नोट कीजिए, माध्य यानी हमने समुद्र तल मान लिया है और समुद्र तल से हम वायुमंडल की अंतिम सीमा तक हम जाएं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो वायु का स्तंभ होता है, यानी वायु के कह सकते हैं कि जो यूनिट होती है उसके भार को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिली बार है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायु दाब को मापने की इकाई क्या है, MB यानी मिली बार। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप कि समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिली बार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी यानी कि मर्क्यूरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वायुदाब को मापने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एक ऐसे मीटर जिसको हम क्या कहते हैं, पारद वायुदाब मापी यानी कि मर्क्यूरी बैरोमीटर, और एक होता है निद्रव बैरोमीटर जिसको हम एंड्रॉयड बैरोमीटर के नाम से पुकारते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता जाता है। आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब की मात्रा घटती जाती है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यही विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण होती है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया था कुछ देर पहले, मैंने आपको बताया था कि पवनें जो होती है वो सदैव उच्च वायुदाब से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलना प्रारंभ करती है। नेक्स्ट, अब बात करें हम कि वायुदाब में जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, कि वायुदाब का जो वर्टिकल वितरण है वो हम इस सारणी में देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब की ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि हम 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएं तो 1 मिलीबार जो वायुदाब होगा वो कम होता या घटता जाता है। देखिए, वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, इसकी जो दर होती है वो अलग अलग हो सकती है। यानी कि हम सारणी में देखें तो निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान का प्रस्तुत करती है।
कि कितना वहाँ तापमान रहता है और वहाँ कितना आपको मिलीबार या वायुदाब देखने को मिलता है। देखिएगा, ये एक सारणी दी हुई है आपको, और इस सारणी में काफ़ी कुछ आपको समझाया गया है। समझने का प्रयास कीजिए। समुद्र तल पे हमने बात की थी। समुद्र तल पर जो आपका वायुदाब मिलेगा आपको 1013.25 है, ये मिलीबार में है, और तापमान आपको लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। 1 किलोमीटर पर यदि आप जाते हैं तो ये घटकर 898.76 और तापमान 8.7। 5 किलोमीटर जाने पर 540.48 और तापमान माइनस में हो जाता है, और 10 किलोमीटर जाने पर ये तापमान और वायुदाब आप देखें तो 265.00, ये निरंतर रूप से क्या है, घट रहा है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो देखिए वायुदाब पहले ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, फिर यहाँ आप देखें तो वायुदाब कम होता जा रहा है, तापमान कम हो रहा है, और अंत में पहुँचते पहुँचते आपको तापमान 49.7 माइनस में आपको तापमान मिलेगा, और यहाँ पर वायुदाब भी घटता जा रहा है। सिंपल। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वायुदाब जो है वो भी घटने की दर से घटता जाता है, और तापमान भी घटता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो क्षैतिज दाब प्रवणता होती है उसमें परिवर्तन है, वहाँ कुछ अलग आपको पैरामीटर देखने को मिलता होगा, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है और क्षैतिज दाब प्रवणता है उसमें आपको अधिक अपेक्षा से अधिक होती है। लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये संतुलित हो जाती है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उससे ये मात्रा संतुलित रहती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। जो ऊपर की ओर उठने वाली पवनें होती हैं वो अधिक शक्तिशाली ना होकर जो वर्टिकल होती है, यानी जो क्षैतिज रूप से चलती है पवनें, वो अधिक शक्तिशाली देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुदाब का क्षैतिज वितरण, कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है। पवनों की दिशा विवेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पवनों की दिशा होती है और उसका जो वेग होता है, चलने का जो वेलोसिटी होती है, उसके संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि थोड़ा बहुत भी अंतर आएगा तो उसकी दिशा और उसका वेग में काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दो रेखाएं इंपॉर्टेंट है। एक होती है समताप रेखाएं। ये समताप रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं, जहाँ जहाँ तापमान समान रहता है वहाँ मिलाती हैं। और दूसरी रेखाएं जो होती है वो होती है समदाब रेखाएं। कौन सी होती है दोस्तों? समदाब रेखाएं। तो समदाब रेखाएं क्या होती है? जो समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाए उसे हम क्या कहेंगे? समदाब रेखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है और ये डी स्थान है। यहाँ वायुदाब हम मान लेते हैं कि 198 MB है। ठीक है, और यहाँ वायुदाब 198 MB है, और सी वाला जो स्थान है यहाँ पर वायुदाब 190 MB है, और यहाँ पर भी 198 MB वायुदाब है। तो ए, बी और डी ये तीन स्थान मिल जाएंगे। ए, बी और डी तीन स्थान मिल जाएंगे। क्योंकि सी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सी पर कितना वायुदाब है? 890 MB वायुदाब है। तो जो मिलने वाले स्थान होंगे वो ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो ये जो रेखा बनी है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा। क्या कहेंगे? समदाब रेखा, यानी समान दाब वायुदाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। यानी समुद्र तल पर जो वायुदाब है वहाँ से चलती हुई रेखाएं उन स्थानों को मिलाएगी जो समान वायुदाब वाले स्थान होंगे, उसे हम बोलेंगे समदाब रेखाएं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल से स्तर पर घटा दिया जाता है।
समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। जैसे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मानचित्र दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको आभास होगा कि वायुदाब की जो प्रणालियाँ हैं, वायुदाब नापने का जो क्रम है वो किस प्रकार से रहता होगा। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। जो निम्न दाब की प्रणाली होती हैं वो एक या एक से अधिक जो रेखाएं होती हैं उससे घिरी हुई होती है, जिसमें अंतर काफ़ी कम देखने को मिलता है। जैसे ये देखें आप, यहाँ अंतर देखें 1005, फिर यहाँ 1000, फिर यहाँ 995। तो अंतर कितने का है? केवल 5 MB का अंतर है। यहाँ से यहाँ 5 MB, यहाँ से यहाँ 5, तो ये निकट है बिल्कुल। देखिए ये बिल्कुल कैसी है? निकट है। वहीं दूसरी ओर देखें तो आपको मिलेगा ये 1005 और ये 1015, दोनों में डिफरेंस है, तो इनमें गैप भी उतना है। ठीक है, और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, जैसे ये उदाहरण आप देखें तो आपको यहाँ मिलेगा ये है 1030, ये 1020, ये 1000। तो देखिए 1020 और 1000 दोनों में अंतर कितने का? 20 MB का है। तो इनमें देखिए कितना डिफरेंसेज है। ठीक है, यहाँ देखें, यह देखिए कितना डिफरेंसेज है। ठीक है, ये 1030, ये 1020, तो इनमें डिफरेंस कम है, क्योंकि एक रेखा यहाँ पर 1025 वाली भी है, तो ये रेखा दोनों पास हो गई। देखिए ये दोनों पास हो गई, फिर यहाँ से ये दोनों रेखा पास हो गई, तो 5-5 का डिफरेंस के अनुसार ये रेखाएं बनी हुई है। जितना वहाँ वायुदाब होगा उस हिसाब से वहाँ रेखाएं बना दी जाती है। ठीक है, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इस चित्र में आप देखें तो इस चित्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? 1018, 1016 और 1014, दो का डिफरेंस है, तो रेखाएं भी उस प्रकार से है। फिर यहाँ आते आते 1020 हो गई, तो ये रेखाएं देखिए यहाँ पर देखें। तो इस प्रकार से रेखाओं को, जो आपकी समदाब रेखाएं होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो जिसका केंद्र होता है उस केंद्र पर निम्नदाब होता है। तो उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब देखने को मिलता है। समुद्र तल पर वायुदाब का विश्व वितरण आप देख सकते हैं कि जुलाई माह में अलग देखने को मिलता है और जनवरी माह में आपको अलग देखने को मिलेगा। ये अलग अलग मानचित्रों के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विषुवत वृत्त के निकट, जो विषुवत वृत्त है हमारा, उसके निकट वायुदाब कम होता है और इससे विषुवत रेखीय अवदाब क्षेत्र कहते हैं। जो हमारा विषुवत वृत्त है उसके निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न वायुदाब या अवदाब इक्वेटोरियल लो प्रेशर के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। तो आपको नोट करना है, सबसे पहली बात आपको नोट करनी है कि विषुवत वृत्त के निकट यहाँ जो वायुदाब पाया जाता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ अवदाब क्षेत्र स्थापित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर इम्पोर्टेंट बात, 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखना है। ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न वायुदाब की पेटियाँ होती हैं, इन्हें हम अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ कहते हैं। तीसरी बात इम्पोर्टेंट हो गई। और अब चौथी बात इम्पोर्टेंट है कि ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। तो ये चौथी बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। तो इस प्रकार से 4 बातें आपको इम्पोर्टेंट। इक्वेटर पर अवदाब क्षेत्र 30 डिग्री की हम बात करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण पर कौन सा? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। फिर बात करेंगे 60 डिग्री का क्षेत्र जो है उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पे अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। और फिर बात करेंगे हम 90 डिग्री मतलब ध्रुवीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? ध्रुवीय क्षेत्र पर यहाँ वायुदाब अधिक होता है, इसलिए हम कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
यह वायुदाब पेटियाँ स्थायी नहीं है, ध्यान रखिएगा, परिवर्तित होती रहती है। ये समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ये स्थायी नहीं है। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, यानी कि ये स्थायी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में ही जाना कि किस प्रकार से वायुदाब की पेटियों में स्थानांतरण होता है, वायुदाब की पेटियाँ कहाँ कहाँ कितने कितने डिग्री पर किस किस प्रकार की पाई जाती है और इनका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से वायुदाब का जो अंतर होता है वो घटता है समुद्र तल से किस किस प्रकार से। जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडल घटता जाता है और तापमान में भी परिवर्तन आता है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बल है, उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।